हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और 9 बजे वाला जो सेशन है वो भी काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, एक तो आप थोड़ा सा वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो भी दें और साथ में आपकी जो कोई क्वेरीज हैं वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जानकारी मिलती रहे कि आगे किस हिसाब से किस टॉपिक पर टॉपिक टू टॉपिक अपने को वीडियो बनाने हैं और आप लोगों को भी अधिक से अधिक उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, उसके ऊपर आप लोगों के लिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड जो जीके वाला है उसके लिए 2 कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में ई नोट्स अवेलेबल हैं, साथ ही आप लोगों के लिए 10 पेपर की जो है टेस्ट सीरीज जो फुल सिलेबस आधारित है वो शुरू की गई है। तो आप लोग ये दोनों कोर्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं और आखिरी के जो अभी लगभग 15 से 20 दिन आप लोगों के पास हैं, आप अपनी तैयारी को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके अलावा JRF अड्डा जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के लिए UGC नेट का दिसंबर का जो पेपर है और जून साइकिल का जो पेपर है उसका भी कोर्स अवेलेबल करवाता है। तो आप यदि UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से आज ही एनरोल कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों के लिए फ्री PDF है, फ्री टेस्ट हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। प्लस आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अपनी जो अभी 9 बजे वाली जो क्लास होती है, ये जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट सेट सभी एग्जामों के लिए, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड एग्जामों के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहती है, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता। तो इसके कुछ PYQs अपन सोल्व कर रहे थे और अभी अपन ने जो है कुछ वीडियो जो हैं वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पे बनाए हैं। इसी क्रम में अपना एक और वीडियो यही पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के ऊपर है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला स्टूडेंट्स का पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का। तो जल्द ही हम भारतीय राजनीतिक विचारकों पर भी लेकर आप लोगों के लिए इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए निम्नांकित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, द स्टेट्समैन पुस्तक है, ये प्लेटो की है, एमिली रूसो की है, द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की है और आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की है। तो इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इनमें अगर अपने सबसे प्राचीन विचारक हैं वो प्लेटो हैं, ठीक है, जो सबसे प्राचीन विचारक हैं वो प्लेटो हैं। दूसरा, उसके बाद अपन बात करें, मैकियावेली आता है जो मध्य युग का अंत करेगा। फिर रूसो आता है और सबसे अंत में उपयोगितावादी विचारक बेंथम आता है। तो एक तो ये पहले तो ये हो जाएंगे, इनका क्रम चौथा हो जाएगा, इनका दूसरा और इसका तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे पे चौथा आ जाएगा, एक, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये दो आ जाएगा और ये जो तीसरे पे और ये चौथे पे, ठीक है। तो एक, चार, दो और तीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कि जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी वह द स्टेट्समैन लिखी गई थी, फिर उसके बाद आर्ट ऑफ वार लिखी गई, फिर एमिली लिखी गई और फिर द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई। तो प्लेटो की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी रही है स्टेटमेंट, और आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की। नेक्स्ट, तो युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, बिल्कुल, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठकर है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन लिखा गया था ये बेंथम द्वारा लिखा गया था, ये बेंथम का कथन है, आप लोग ध्यान रखना कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए तो क्या है, अच्छे हैं, ठीक है, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठकर है। तो बेंथम का जो ये विचार है, ये इसमें क्या कहते हैं कि युद्ध और तूफान दोनों ही पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, ठीक है, जीवन में सीखने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु व्यक्ति में जो सहन करने के प्रति जो है वो शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठकर है। जीवन जो है उपयोगितावादी है, वो शांति और स्थिरता में ही श्रेष्ठकर है। और बेंथम का आप लोग जानते भी होंगे, उपयोगितावादी विचारक हैं और इनके द्वारा जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाला सिद्धांत दिया गया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक रहे हैं ये बेंथम रहे हैं और इसका जो JS मिल और जेम्स मिल दोनों इनके शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पीटर हूं और जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की है, मतलब मैं अपने स्वामी की बात नहीं मानता हूं। ये जो इन्हीं का शिष्य था, जो JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये क्या करते हैं, ये इनके जो बेंथम है इनके विचारों में परिवर्तन कर देते हैं।
बेंथम ने कहा जहाँ सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, वहीं मिल ने कहा कि सुखों में मात्रात्मक प्लस जो है वो मात्रात्मक प्लस नैतिक दोनों प्रकार के सुख यहाँ पर पाए जाते हैं। तो केवल मात्रात्मक ही नहीं होता, एक तरीके से अगर हम कहते हैं तो गुणात्मक अंतर भी होता है। तो ये बात कौन कह रहे हैं? ये जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं कि मैं पीटर हूं और अपने स्वामी की बात नहीं मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इसमें अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण है। तो नीचे दिए गए कूट का सही जवाब देना है। देखिए अभिकथन है, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणात्मक आधार भी है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसके जो दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे, और आर ए की सही व्याख्या। या आप इसको अगर नहीं भी आता तो हम पढ़कर भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जे.एस. मिल क्या कहते हैं कि इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। बिल्कुल, अपन जब टी.एच. ग्रीन के बारे में पढ़ते हैं तो ग्रीन महोदय कहते हैं कि राज्य का आधार इच्छा है, राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। तो यही बात यहाँ पर कौन कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति के कारण ही राज्य का आधार है, और यह केवल न केवल संख्या पर निर्भर करती है बल्कि इसका आधार कैसा है? गुणात्मक है। और इच्छा शक्ति से जो संस्थाओं बनती हैं विश्वास का धीरे धीरे रूप ले लेती है, चाहे वो राज्य हो या कोई भी संस्था हो। नेक्स्ट अपन का बात करें कि यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है। क्योंकि देखो जब युद्ध होता है, आपने अपनी कंट्रीज में भी देखा होगा, अगर हम भारत की बात करें तो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया था तो इसके अंदर लोगों के प्रति अपने आप ही देशभक्ति की भावना हो गई। यानी कि यहाँ लोगों ने धर्म जाति के आधार पर जो था वो भेदभाव थोड़े समय के लिए बिल्कुल समाप्त हो गया, और यहाँ पर सब कुछ किसके लिए? देश के ऊपर बात आ गई सभी की। तो युद्ध इसलिए क्या माने जाते हैं? हितकर माने जाते हैं, क्योंकि ये देश प्रेम की भावना और राज्य भक्ति की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये जो कथन है ये हीगल का है, ये कथन हीगल का है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और बहुत बार पूछा गया है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना कि युद्ध हितकर है और ये देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना इसमें पुष्ट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, इनमें से किसने आत्मपरक तथा पर आत्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है। तो देखिए अगर हम बात करें, एक विचारक हुए हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल में कहते हैं कि व्यक्ति के जो कार्यों का संबंध में सिद्धांत दिया था, कार्यों के संबंध में एक तो स्व विषय कार्य थे और एक थे पर विषय कार्य। तो स्व विषय कार्य तो वे होते हैं जिनका व्यक्ति का स्वयं से संबंध होता है, जैसे खाना पीना रहना सोना, ठीक है, इनसे राज्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और पर विषय कार्य है जिनसे व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, कोई गाड़ी चला रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, ऐसे मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। स्व विषय कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हिल मिल का एक यहाँ पर आप लोग हानि सिद्धांत भी ध्यान रखना। मिल का जो हानि सिद्धांत है वो क्या कहता है कि यदि स्व विषय कार्यों पर व्यक्ति के प्राणों को हानि होती है तो राज्य ऐसे कार्य करने से व्यक्ति को रोक सकता है। जैसे मान लो ये सड़क है, सड़क में आगे पुलिया है, ये पुलिया टूटी हुई है, तो राज्य व्यक्ति को आगे जाने से रोक सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जे.एस. मिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जे.एस. मिल हो जाएगा। नेक्स्ट तीन क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? ठीक है, तो वो एक वोट एक सिद्धांत नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो समर्थक था यहाँ पर वही जे.एस. मिल हो जाएंगे। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी जिन्हें कहा गया है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। वहीं पेन ऑप्टिकल, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो जेल का उदाहरण है ये बेंथम ने दिया है। बेंथम ने जो जेल सुधार कार्यक्रम दिया उसमें कहते हैं कि एक बीच में जेलर का कमरा होना चाहिए और इधर हवादार कमरे होने चाहिए कैदियों के, और बीच में शीशे लगे होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे की गतिविधियों को देख सकें। तो जेल क्या है? सजा के लिए ही सुधार के लिए होनी चाहिए, बेंथम का ये मानना था। और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया था। द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हीगल हैं। तो हीगल कैसे विचारक थे? ये आदर्शवादी थे, आदर्शवादी थे जिन्होंने प्लेटो के आदर्शवाद को फिर से स्थापित किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो देखिए ऐसे कथन आए तो उसमें देखो यहाँ पर अभिकथन के आगे जस्ट क्या लगा दो, क्या तो क्योंकि लगा दो, या फिर इसके आगे लगा दो इसलिए। तो आपको कथन अपने आप अगर जुड़ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा एक सही है और एक गलत है, और दोनों गलत है तो फिर वो वैसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं। बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले भी कहा है ये कथन, क्योंकि इन्होंने जो विचार दिए उनसे लगता है कि अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं। सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है सभी लोग। तो इसका कथन एक जो है वो सही हो जाएगा, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, कुछ लोकतंत्र विरोधी भी होते हैं। तो इसका जो कथन ए सही है और इसका जो आर है वो गलत हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक मताधिकार का प्रबल विरोधियों में से एक था। तो देखो, ये अगर अपन बात करें कि ये भी जेएस मिल का ही था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेएस मिल हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर अपन समझे तो यहाँ पर अपन बात करें कि जेएस मिल जो है वो एक तो आप लोगों ने पढ़ा भी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व बल देते हैं और महिला मताधिकार का भी समर्थन करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि वोट का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति योग्य नहीं है अपना उम्मीदवार चुनने के लिए। तो वोट का अधिकार जो दिया जाना चाहिए वो केवल योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध किया है। नेक्स्ट, टीएच ग्रीन ने किस विषय पे अपना विशाल योगदान दिया। टीएच ग्रीन, जिनका एक फेमस कथन भी रहता है कि राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। तो इन्होंने जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में उदारवाद के सिद्धांत के ऊपर बल दिया था इन्होंने, और जो हीगल का जो आदर्शवाद था इसका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से सम्मिलित, निम्न को सम्मिलित कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लगा कि जो सम्मिलित करने वाला जो क्वेश्चन था, कि देखो मैकियावेली का अगर अपन पढ़ते हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। यानी कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। टीएस ग्रीन का भी मैंने आपको पीछे बताया, इच्छा है न कि शक्ति राज्य का आधार। बेंथम का अपन पढ़ चुके हैं, पुष्मिन का खेल उतना ही अच्छा है जितना कविता पाठ। तो मिल कहता है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर संप्रभु होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाएगा। तो देखिए, अपन एक विचारधारा पढ़ते हैं। एक विचारक हुए कार्ल मार्क्स, विचारक हुए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया, साम्यवाद। और इस साम्यवाद को जो अमली जामा पहनाए वो एक तो लेनिन थे, एक माओ थे, ठीक है, और एक जो थे माओ से तुंग और व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने जो है मार्क्सवाद या साम्यवाद को लागू किया। तो कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की व्याख्या की थी वो आर्थिक आधार पर की थी कि अब तक के इतिहासों का संघर्ष वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्रत्येक समय में दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग रहा है और एक शोषित वर्ग रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमेशा दो वर्ग बने हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा और धीरे धीरे जो पूंजीवाद के गुण हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे और लास्ट में साम्यवाद की वापस स्थापना हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि राज्य साम्यवाद क्या हो जाएगा, यहाँ स्थापित हो जाएगा और राज्य विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य क्या करता है, पूंजीपतियों की रक्षा करता है, अल्पसंख्यक पूंजीपति हैं उनकी रक्षा करता है। तो ये किसके अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जितना मैं जानता हूं वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये कथन स्वयं कार्ल मार्क्स ने ही कहा है। नेक्स्ट अपन बात करें, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वाद ग्रहण किया था वो हीगल से ही किया था। और तीनों का जो कॉमन चीज थी वो, सॉरी, इन दोनों की जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि सृष्टि का निर्माण 3 तत्वों से, प्रतिवाद वाद प्रतिवाद और संवाद। सृष्टि का निर्माण वाद प्रतिवाद और संवाद, इन तीनों से मिलकर होता है, ठीक है। तो राजनीति, ये हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियां तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियां एक समान है, और प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये पहले क्लियर कर दिया है। तो दो विचार जब टकराते हैं तो श्रेष्ठ विचार का जन्म होता है। तो ये यहाँ पर प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था। तो इसमें देखिए, जो जर्मन आइडियोलॉजी है, जर्मन आइडियोलॉजी जो पुस्तक है वो मार्क्स ने और एंजल्स ने मिलकर लिखी थी, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं, दास कैपिटल, पॉलिटिक्स नहीं है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही, तो मैंने आपको बताया सर्वहारा की तानाशाही जो है पूंजीपतियों को समाप्त कर देगी
और साम्यवाद की स्थापना कर देगी और राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवादियों और पूंजीवादियों को खत्म कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? तो ये माओ त्से तुंग का है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, जिसने साम्यवादी विचारधारा को लागू किया। किसने कहा कि मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था? तो ये जो कथन था ये बारकर महोदय का था। ये बारकर महोदय ने कहा था कि मिल जो है खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक के लिए? तो देखिए हॉब्स, लॉक और रूसो। अगर हम बात करें हॉब्स, लॉक और रूसो, ये जो तीन विचारक थे ये साम्यवादी संविदावादी विचारक थे कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो किसके आधार पर हुई है? संविदा या समझौते के आधार पर हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इसमें जो है ये रूसो की है, ये हॉब्स की है, और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉ की है। लेकिन जो ऑन लिबर्टी है मिल की, ये पुस्तक इससे संबंधित नहीं है। तो यदि आपको पुस्तकों का पता है तो आइए आप इसको राइट कर पाते हैं। ठीक है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो ये मार्क्स मानते हैं नौकरशाही को राज्य की चेतना, क्योंकि जब राजाओं का शासन अति हो गया था तो वहां पर नौकरशाही को शक्तियां सौंपी जाने लगी और इन्हें राज्य की चेतना कहा गया। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दी है? तो देखिए उत्पादन के साधनों से स्वयं से परायापन जो है, ये जो इन्होंने अवधारणा दी है, द इकोनॉमी ऑफ फिलोसॉफी, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द जर्मन आइडियोलॉजी। तो द इकोनॉमी ऑफ फिलोसॉफी, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां 1844 में। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट में जरूर करें कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित। नेट, सेट और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं सब में ये इक्वली आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही।